नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि वो कौन सा पहला मौका था जब भारत के इतने बड़े हिस्से को, मतलब लगभग पूरे उपमहाद्वीप को, किसी एक शासक ने एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया हो? तो आज हम उसी कहानी में उतरने वाले हैं। कहानी भारत के पहले महान साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की। चलिए सबसे पहले इसका पैमाना देखते हैं। आज से कोई 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी थी। और ये देखिए इस नक्शे पर, ये साम्राज्य आज के अफगानिस्तान की सरहदों से लेकर बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला था। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये था भारत का पहला असली एम्पायर, या कहें तो साम्राज्य। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो यही कि मौर्य साम्राज्य को अखिल भारतीय क्यों कहते हैं। फिर देखेंगे कि भाई इतने बड़े राज्य को चलाया कैसे जाता था। इसके बाद कहानी में आएंगे सम्राट अशोक, जानेंगे उस एक जंग के बारे में जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर बात होगी उनकी मशहूर धम्म नीति और उस विरासत की जो आज भी हमारे साथ है। पहला अखिल भारतीय साम्राज्य। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मौर्यों ने जो बनाया वो पहले के किसी भी राज्य से बहुत अलग, बहुत बड़ा था। पर सवाल ये है कि एक राज्य और एक साम्राज्य में आखिर फर्क क्या होता है? तो देखिए बात सीधी सी है। साम्राज्य मतलब विशाल आकार और उसे संभालने के लिए एक विशाल सेना, और मौर्यों के पास उस दौर की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। अब इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए राजाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा संसाधन भी तो चाहिए थे। और यहीं से मौर्यों की जबरदस्त प्रशासनिक व्यवस्था की कहानी शुरू होती है। तो अगला सवाल यही उठता है कि मौर्य इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को कंट्रोल करते कैसे थे? इसका जवाब छिपा है उनके अनोखे शासन करने के तरीके में। सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य एक जगह से तो चल नहीं सकता था, है ना? तो मौर्यों ने एक मल्टी लेयर सिस्टम बनाया। राजधानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर तो सम्राट का सीधा कंट्रोल था, लेकिन जो दूर के प्रांत थे उन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी राजधानियों से शासन होता था, जहां अक्सर राजकुमारों को गवर्नर बना के भेजा जाता था। और इतना ही नहीं, व्यापार और सेना के आने जाने के लिए जरूरी रास्तों और नदियों पर भी वो पैनी नजर रखते थे। साथ ही जंगलों में रहने वाले लोगों से भी वो हाथी और लकड़ी जैसे कीमती संसाधन लेते थे। अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से बहुत बहुत जरूरी है। वो है टैक्स वसूलने का तरीका। मौर्य दो तरह से संसाधन जुटाते थे। पहला था कर, जो एक रेगुलर टैक्स था, देना ही पड़ता था। और दूसरा था नजराना, जो लोग अपनी मर्जी से जब चाहे जो चाहे देते थे। ये रेगुलर और इर्रेगुलर कलेक्शन का फर्क अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है मौर्य वंश के सबसे बड़े, सबसे मशहूर शासक की, अशोक। अशोक को एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा से जुड़ने का एक ऐसा तरीका खोजा जो उनसे पहले किसी ने नहीं सोचा था। जरा सोचिए उस जमाने के बारे में। ना टीवी, ना इंटरनेट, ना अखबार। ऐसे में एक सम्राट ने अपनी जनता से डायरेक्ट बात करने का तरीका निकाला, पत्थरों और खंभों पर अपने संदेश खुदवाकर, और वो भी आम लोगों की भाषा, प्राकृत में, ताकि हर कोई उसे पढ़ सके, समझ सके। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी तरीका था। लेकिन अशोक हमेशा से ऐसे शांतिप्रिय सम्राट नहीं थे। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा युद्ध जिसने एक विजेता सम्राट को शांति के दूत में तब्दील कर दिया। और वो मोड़ था कलिंग का युद्ध। क्या वाकई कोई एक घटना किसी इंसान को, किसी सम्राट को पूरी तरह से बदल सकती है? अशोक के मामले में इसका जवाब है हाँ। और वो घटना थी इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक, कलिंग का युद्ध। 1,00,000 से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उस तबाही का अंदाजा है जिसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। 1,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। और ये शब्द किसी इतिहासकार के नहीं हैं, ये शब्द खुद अशोक ने अपने एक शिलालेख पर लिखवाए थे। युद्ध की इस खौफनाक सच्चाई ने उन्हें इतना दुख और पछतावा दिया कि उन्होंने फैसला किया कि वो भविष्य में कभी हथियारों से कोई जंग नहीं लड़ेंगे। सोचिए, किसी सम्राट के लिए ये कितना बड़ा, कितना भूतपूर्व फैसला रहा होगा। इसी गहरे पछतावे से एक नई सोच ने जन्म लिया। अशोक को समझ आया कि साम्राज्य की समस्याओं को सुलझाने और लोगों का दिल जीतने के लिए तलवार नहीं,
कुछ और चाहिए, और वो नया रास्ता था धम्म का। अब एक बात जो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। इसमें किसी भगवान की पूजा या कोई यज्ञ हवन शामिल नहीं था। ये असल में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक मॉरल कोड था, एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता, मतलब सही तरीके से जिंदगी जीने का रास्ता। तो अशोक ने अपने इतने बड़े साम्राज्य में चारों तरफ देखा, और उन्हें क्या-क्या समस्याएं दिखी। उन्होंने देखा कि अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोगों में अक्सर टकराव होता है, जानवरों की बलि दी जाती है, दासों और नौकरों से बुरा बर्ताव होता है, परिवारों और पड़ोसियों में भी झगड़े होते रहते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को सुलझाने के लिए वो धम्म की नीति लेकर आए। और धम्म के सिद्धांत बहुत ही सीधे साधे और प्रैक्टिकल थे, जैसे कि बड़ों की इज्जत करो, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करो, सभी जीव जंतुओं पर दया करो, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कहा कि अपने धर्म की बड़ाई करना और दूसरे के धर्म की बुराई करना दोनों ही गलत है। हर किसी को एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। और हाँ, अशोक ने ये बातें सिर्फ कहकर छोड़ नहीं दी, उन्होंने इसे लागू करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। धम्म महामात्य नाम के खास अफसर नियुक्त किए, जिनका काम ही था पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर लोगों को धम्म की ये बातें सिखाना। ये एक तरह से दुनिया का पहला नैतिकता मंत्रालय बनाने जैसा था। अशोक का साम्राज्य तो खत्म हो गया, मौर्य वंश भी नहीं रहा, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी हमारे साथ है, पत्थरों पर और हमारी लिखावट में हमेशा हमेशा के लिए छप चुकी है। मौर्य काल की कला की सबसे बड़ी पहचान है उनके ये शानदार पत्थर के स्तंभ, जैसे ये रामपुरवा का बैल, जो आज राष्ट्रपति भवन में रखा है। जरा इसकी चमकदार पॉलिश देखिए, 2000 साल से भी ज्यादा हो गए और आज भी इसकी चमक हैरान कर देती है। ये उस दौर की शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है। और अब एक ऐसी बात जो आपको सच में हैरान कर देगी। आज हम जो लिखते हैं, देवनागरी, बांग्ला और दक्षिण भारत की कई लिपियां, इन सब की जड़ें कहाँ हैं पता है? अशोक के शिलालेखों में इस्तेमाल हुई ब्रह्मी लिपि में। जी हाँ, हमारी आज की लिखावट का सीधा कनेक्शन मौर्य काल से है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अशोक ने सैन्य विजय यानी दिग्विजय को छोड़कर धम्म विजय यानी दिलों को जीतने का रास्ता चुना। क्या आज की दुनिया में किसी भी देश को चलाने के लिए नैतिक बल यानी मॉरल फोर्स कभी भी सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री माइट की जगह ले सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जरा सोचिए एक ऐसे शासक के बारे में जिसके फरमान किसी पुरानी किताब में बंद नहीं है, बल्कि सीधे चट्टानों पर तराशे गए हैं सबके सामने। आज हम सम्राट अशोक की कहानी को समझेंगे, एक ऐसा सम्राट जिसकी शांति की विरासत सचमुच पत्थर की लकीर बन गई और हजारों साल बाद भी हमारे सामने है। लेकिन इस महान शासक को ठीक से जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत उनसे नहीं करनी होगी। नहीं, ये कहानी शुरू होती है एक पहेली से जिसने इतिहासकारों को सदियों तक उलझाए रखा। तो बात है 19वीं सदी की। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहासकारों को चट्टानों और खंभों पर खुदे हुए दर्जनों पुराने लेख मिलने लगे। वो लिखावट तो पढ़ सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसी को ये नहीं पता था कि ये संदेश आखिर लिखवा कौन रहा है। इन सभी शिलालेखों में एक ही राजा का जिक्र था जिसे देवानम पियदसी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया था। पर यह था कौन? ये सवाल एक बहुत बड़ी पहेली बन गया जिसने उस जमाने के सबसे तेज दिमागों को भी दशकों तक परेशान किए रखा। इस पहेली को सुलझाने में कई दशक लग गए। देखिए, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली, जो एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन राजा का नाम अब भी एक राज ही था। फिर लगभग 80 साल बाद 1915 में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये रहा वो अहम सुराग। कर्नाटक के मस्की में मिली इस पत्थर की पटिया पर पहली बार देवानम्पिय उपाधि के साथ साथ अशोक नाम भी लिखा हुआ था। बस पहेली सुलझ गई। अब ये साफ था कि ये शब्द महान मौर्य सम्राट अशोक के थे। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये अशोक थे, तो एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक इतना शक्तिशाली सम्राट जो जीत के लिए जाना जाता था, वो अचानक नैतिकता और शांति का उपदेश क्यों देने लगा? इसका जवाब एक ही विनाशकारी लड़ाई में छिपा है जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। ये लड़ाई थी 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध। ये अशोक का एकमात्र बड़ा युद्ध था।
और हाँ, मौर्य साम्राज्य की जीत तो हुई, लेकिन उसकी कीमत इतनी भयानक थी कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस लड़ाई की क्रूरता और खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनके इस गहरे पश्चाताप को समझने के लिए अशोक के अपने शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उनके सबसे मशहूर शिलालेखों में से एक में वो खुद कहते हैं कि युद्ध में 1.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। ये जीत नहीं, बल्कि एक त्रासदी थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसकी जगह अपना लिया धम्म घोष को, यानी धर्म और नैतिकता के शासन को। अब वो जमीन नहीं, दिल जीतना चाहते थे। लेकिन ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी सोच थी। आइए समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या था। अशोक का धम्म असल में एक नैतिक कोड था, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मकसद किसी एक धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े और विविध साम्राज्य को नैतिक सिद्धांतों के एक साझे धागे में पिरोना था। ये एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी का ऐलान था। और अशोक की ये सोच वाकई में बहुत व्यापक थी। ये कुछ बहुत ही मूल सिद्धांतों पर आधारित थी, जैसे अहिंसा यानी किसी को चोट न पहुंचाना, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, बड़ों का आदर करना और अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक गहरा समर्पण। लेकिन देखिए, सिर्फ एक महान विचार रखना ही काफी नहीं होता है ना। अशोक को ये पक्का करना था कि उनका ये संदेश उनके विशाल साम्राज्य के हर कोने तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जो उस जमाने के हिसाब से तो अविश्वसनीय था। जरा इस नक्शे को देखिए, ये अशोक के साम्राज्य की विशालता को दिखाता है। अपने संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने पूरे साम्राज्य में, आज के अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक, चट्टानों और स्तंभों पर अपने आदेश खुदवाए ताकि हर कोई उन्हें पढ़ और समझ सके। और सबसे जरूरी बात ये थी कि ये संदेश हर किसी तक पहुंचे। इसीलिए अशोक ने उन्हें स्थानीय भाषाओं और लिपियों में लिखवाया। ज्यादातर लेख प्राकृत में थे, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। लेकिन साम्राज्य के दूरदराज के इलाकों में उन्होंने ग्रीक और अरामी जैसी लिपियों का भी इस्तेमाल किया ताकि वहां के लोग भी इसे आसानी से समझ सकें। अशोक ने अपने संदेशों के लिए अलग अलग तरीकों का भी इस्तेमाल किया। प्रमुख चट्टान शिलालेख बड़ी बड़ी चट्टानों पर धम्म के बारे में विस्तार से लिखे गए आदेश थे। लघु चट्टान शिलालेख थोड़े ज्यादा व्यक्तिगत थे और स्तंभ शिलालेख ऊंचे पॉलिश किए गए खंभों पर लिखे गए छोटे और प्रभावशाली संदेश हुआ करते थे। यहाँ हम उन माध्यमों को देख सकते हैं जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया। एक तरफ विशाल चट्टानें हैं और दूसरी तरफ चमकते हुए ऊंचे स्तंभ। माध्यम चाहे जो भी हो, लक्ष्य एक ही था, अपने नए नैतिक कोड को हमेशा के लिए अमर कर देना। और शायद कोई भी एक वाक्य अशोक के इस बदलाव को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाता जितना ये। उन्होंने कहा, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। सोचिए, एक विजेता से वो एक संरक्षक बन गए थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखा, जिनकी देखभाल करना उनका परम कर्तव्य था। अशोक का प्रभाव उनके साम्राज्य के साथ ही खत्म नहीं हो गया, बल्कि उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, उन प्रतीकों में जिन्हें हम शायद हर दिन देखते हैं। जी हाँ, सारनाथ में अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ के ऊपर जो 4 शेर बने हैं, वही आज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हैं। यह अशोक के शासन और आधुनिक भारत के बीच एक सीधा और बहुत शक्तिशाली संबंध है। यह शांति और धर्म की उनकी विरासत का प्रतीक है। और यही हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक ऐसा सवाल जो 2300 साल बाद आज भी उतना ही जरूरी है। आज की दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और सत्ता के खेल में उलझी रहती है, हम अशोक की करुणा, सहिष्णुता और सामाजिक जिम्मेदारी की विरासत से क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।